हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 4, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये मॉडल सेट है। इससे पहले 3 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके खोजना है, उसको भी देखना है आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करके बताइए कैसा कैसा बन रहा है वीडियो, और क्या सुधार करना है वीडियो में, ये भी बताइए हमको आप लोग। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले बता देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपस्फीति अंतराल की स्थिति में, अपस्फीति अंतराल के स्थिति में क्या होता है, मांग में क्या होता है, ये बताना है आपको। तो ये आता है, पूर्ति तेजी से बढ़ती है। क्या होगा? पूर्ति जो है, सप्लाई जो है, इंक्रीज रैपिडली होती है अपस्फीति अंतराल में। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? भुगतान संतुलन में जो है कौन सी मदें शामिल होती है दिए गए ऑप्शन में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये तीनों मदें जो हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण, ये तीनों जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान की मदें में शामिल होते हैं। ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूंजी खाता का एक मद कौन है? पूंजी खाता का कौन सा मद है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सरकारी अंतरण, निजी अंतरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये सारे जो है पूंजी खाता का एक मद है। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चालू खाता का एक मद कौन है? चालू खाता का एक मद कौन है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों जो हैं चालू खाते के मद हैं। दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों के खर्चे, दृश्य मदों का निर्यात, ये तीनों जो हैं चालू खाता का एक मद के रूप में यूज किया जाता है। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। ओके, यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भुगतान शेष के घटक हैं। भुगतान शेष के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से घटक हैं इस ऑप्शन में? तो ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। चालू खाता और पूंजी खाता, ये दोनों जो हैं भुगतान शेष के यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक हैं, कंपोनेंट है। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष का अर्थ है। व्यापार शेष का क्या अर्थ है, ये बताना है आपको। तो व्यापार शेष का अर्थ है वस्तुओं का आयात और निर्यात। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का आयात और निर्यात जो है व्यापार शेष का अर्थ है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको कि भुगतान शेष का दृश्य मद कौन सा, विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों जो है भुगतान शेष के दृश्य मद हैं। मशीन, वस्त्र, सीमेंट, ये सारे हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गए भुगतान शेष का दृश्य मद। ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यही सब सेट में से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से हेल्पफुल हो ये वीडियो, इसलिए शुरू से अंत तक ये वीडियो आपको देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है? भुगतान शेष का कौन सा इसमें से अदृश्य मद है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों जो है भुगतान शेष के अदृश्य मद है। बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, ये सब जो है सारे भुगतान शेष के अदृश्य मद, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो हो गया अदृश्य मद भुगतान शेष के। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भुगतान शेष में असंतुलन का कारण है। भुगतान शेष में असंतुलन का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये तीनों कारण जो है भुगतान शेष में असंतुलन का कारण बनता है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन विनिमय दर का एक प्रकार है? कौन जो है विनिमय दर का एक प्रकार है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर, ये तीनों जो है विनिमय दर के एक प्रकार हैं। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो देखना, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आपको गलती भी नहीं होगा,
ओके, 1 से 2 बार वीडियो आपको देखना है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है। विदेशी विनिमय दर जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है कैसे? ये मांग एवं पूर्ति की गतियां, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी विधि अपनाता है? साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है कौन सी विधि अपनाता है? तो ये हो गया, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बैंक दर, खुला बाजार नीति, नगद कोष अनुपात में बदलाव, ये सारे जो है सेंट्रल बैंक जो है वो अडॉप्ट करते हैं कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, ये दोनों जो हैं मांग की कमी में सुधार का तरीका है, राजकोषीय और मौद्रिक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बजट के घटक कौन है? बजट के घटक कौन है ये बताना आया था आपको। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये तीनों दोनों जो है बजट के घटक है, कंपोनेंट ऑफ बजट है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, उम्मीद करते हैं यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बजट प्राप्ति का घटक कौन है? बजट प्राप्ति का घटक कौन है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति, ये दोनों जो हैं बजट प्राप्ति के घटक हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित है। सरकार के राजस्व कर में क्या सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयकर, निगम कर और उत्पाद कर, ये तीनों जो हैं सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है कर से संबंधित क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति में सम्मिलित है? राजकोषीय नीति में कौन सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोक व्यय, कर और लोक ऋण, ये तीनों जो हैं राजकोषीय नीति में सम्मिलित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति अंतराल, इसका एक माप है। मुद्रास्फीति अंतराल जो है किसका माप है? तो ये माप है किसका, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा मांग अधिक का, एक्सेस डिमांड का ये मांग है। इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड बाय एक्सेस डिमांड। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है मिलान करने वाला, देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है आपको। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन किससे मिलान करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा कौन सा, एक का बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक क्या हो जाएगा? ये केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, केंद्रीय बैंक क्या होगा? ये अंतिम ऋणदाता होगा, को हो जाएगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण किससे होगा? ये बैंक दर में वृद्धि करने से होगा मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ओके, अपस्फीति नियंत्रण कैसे होगा? ये सस्ती मुद्रा नीति से होगा। ध्यान रखना आपको, सस्ती मुद्रा नीति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है अगर MPS 0.4 है तो इसका गुणक क्या होगा ये बताना है आपको। यदि MPS 0.4 है तो इसका गुणक क्या हो जाएगा? 2.5, क्या हो जाएगा? 2.5। ओके, ध्यान रखना आपको। अगर MPS 0.7 है तो गुणक क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा 3.33। ध्यान रखना आपको, अगर MPS 0 है तो गुणक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और MPS 1 है तो गुणक क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ये मिलान इस तरह से सही है। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट का समूह मिलान करना है इसमें भी, तो ये देख लेते हैं कौन सा है। मांग, मांग का क्या हो जाएगा? मांग का मांग का अभाव, तो ये किसके लिए किया जाता है? ये अपस्फीति अंतराल के लिए किया जाता है। मांग अधिक, ये किसके लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति अंतराल के लिए किया जाता है। ओके, ध्यान रखना आपको। AD ग्रेटर देन AS, ये किसके लिए किया जाता है? ये मांग अधिक के लिए किया जाता है। और AD ग्रेटर देन AS ग्रेटर देन AD, तो ये हो जाएगा मांग अभाव के लिए किया जाता है। ओके, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं सारे मिलान हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तुएं से किसको करना है मिलान?
तो ये हो जाएगा बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा जो हम लोग को दिख नहीं सकता है वो तो हो गया अदृश्य वस्तुएं। दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुएं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक। ओके, पत्राधान निवेश, तो ये क्या हो जाएगा, पूंजी खाता एक पत्राधान निवेश है और पूंजी अंतरण जो है एक चालू खाता के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखना आपको, इस तरह से ये मिलान हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंक किससे मिलान होगा ये बताना है आपको। तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा मिलान किससे हो जाएगा, कमर्शियल बैंक हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन से। किससे हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन से। और डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक किससे हो जाएगा, ये प्राइमरी फंक्शन से हो जाएगा। और क्रेडिट क्रिएशन ये जो है ड्राइव डिमांड से हो जाएगा। और लोनिंग व कमर्शियल बैंक ये हो जाएगा किससे, सेकेंडरी फंक्शन से। ध्यान रखना है आपको ये सारे। ओके, ध्यान रखना है। वाणिज्यिक बैंक किससे हो जाएगा, ये प्राथमिक कार्य से हो जाएगा। एक का क्या था यहाँ पे, नहीं, एक का बी हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन से हो जाएगा, ये शाख नियंत्रण से हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक जमा ये प्राथमिक कार्य से हो जाएगा, शाख नियंत्रण इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा मिलान। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सी मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। कौन सी मुद्रा जो है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी करेंसी नोट, शाख मुद्रा और सिक्का, ये सारे जो है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति संबंधित है। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, तो ये खुला बाजार नीति से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, खुला बाजार नीति से संबंधित है मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। ओके, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा देखने में। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट है नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित है। नरसिम्हन कमेटी जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से। ओके, केन्स की दृष्टि से निवेश है। केन्स के दृष्टि से निवेश कैसा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वित्तीय निवेश और वास्तविक निवेश, ये दो तरह के निवेश हैं केन्स की दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट है निवेश में बढ़ोतरी के साथ एमईसी क्या होता है। यदि निवेश में बढ़ोतरी किया जाए तो एमईसी में क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा एमईसी जो है वो गिरता है, डिक्लाइन करता है जब निवेश में बढ़ोतरी होता है। ओके, नेक्स्ट है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होगा, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, एमपीसी प्लस एमपीएस ये इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। ओके, ध्यान रखना आपको। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर है, डेल्टा सी डेल्टा वाई किसके बराबर है, तो ये बराबर है एमपीसी के। किसके बराबर है, एमपीसी के। ध्यान रखना आपको, एमपीसी के बराबर है। नेक्स्ट है बाजार का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया बाजार के नियम, तो ये प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, जेबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सही है, ये बताना है आपको कौन सा एक सही है। तो ये सही है कौन सा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं ये सही हैं। सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, और ये भी सही है। सी प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस आई, और वाई इक्वल टू ओ इक्वल टू एन, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। ध्यान रखना आपको। कीन्स का नियम संबंधित है। कीन्स का नियम जो वह किससे संबंधित है, ये प्रभावी मांग से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, प्रभावी मांग से संबंधित है कीन्स का नियम। नेक्स्ट है अगर एमपीसी 0.5 है तो गुणांक के होगा। यदि एमपीसी 0.5 है तो गुणांक के क्या होगा, तो ये हो जाएगा गुणांक 2 हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, 2। नेक्स्ट है गुणांक को इस तरह से दर्शाया जा सकता है। गुणांक को इस तरह से दर्शाया जा सकता है, किस तरह से दर्शाया जा सकता है गुणांक को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसी को इस तरह से गुणांक को नहीं दर्शाया जा सकता। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन की स्थिति में। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इस तरह की किसी भी स्थिति में नहीं होता है। मांग तेजी से बढ़ता है, पूर्ति तेजी से बढ़ती है, मांग और पूर्ति बराबर रहता है, इस तरह का स्थिति नहीं होता है मुद्रा संकुचन की स्थिति में। ओके, नेक्स्ट है कौन सी माप राजस्व मापदंड में सम्मिलित है।
कौन सा माप जो है राजस्व मापदंड में सम्मिलित है, तो ये होगा लोक ऋण। ओके, ध्यान रखना आपको, लोक ऋण। ओके, नेक्स्ट है अपूर्ण मांग के लिए कौन संशोधनात्मक मापदंड है, तो कौन सा मापदंड है ये, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ख। क और ख दोनों राजस्व मापदंड और मौद्रिक मापदंड, ये दोनों जो हैं मापदंड हैं संशोधनात्मक मापदंड। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बजट का घटक कौन है, दिए गए ऑप्शन में से जो है बजट का घटक कौन है ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क और 3 हो जाएगा। क और ख दोनों बजट प्राप्ति और बजट व्यय, ये दोनों जो है बजट के घटक हैं। ओके, तो ये था इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और इस तरह ही देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।